दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन की लिखी कहानी सुरैया। बड़े शहरों के बाजार भी अजीब बेहिस होते हैं। हर तरफ बेशुमार चेहरे, लोगों की आती जाती भीड़, मगर किसी चेहरे में शनासाई या पहचान की चमक नहीं। सुरैया अक्सर यहाँ आया करती थी। दिल घबराता तो सोचती बाजार चली जाऊं, थोड़ा जी बहल जाएगा, मगर दिल तो हमेशा का बेवफा ठहरा। उसे वही सोचना है जिससे सुरैया को परेशानी होती हो। शॉपिंग बैग संभाले उसने एक ऑटो को इशारा किया और बैठ गई। कुछ ही देर में घर आ जाएगा, उसने सख्त गर्मी महसूस करते हुए जैसे अपने आप को समझाया। रेड लाइट पे ऑटो रुक गया तो लम्हे जैसे पहाड़ हो गए। उसने अपने इर्द गिर्द नजरें घुमाई तो एक 5-6 साल की बच्ची मिट्टी के खिलौने लिए खड़ी थी। सुरैया यूं ही उसको देखने लगी तो बच्ची ने एक तोता निकाला और उसकी तरफ बढ़ाने लगी। सिग्नल ग्रीन हो चुका था और ऑटो वाले ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुरैया जब तक ऑटो रुकवाती तब तक वो आगे निकल गए। ऐसा ही होता है, वो कभी वक्त पे अपनी बात नहीं कह पाती। घर आई तो हरे भरे छोटे से लॉन ने नजरों को ताजगी बख्श दी। कैसा अच्छा लगता है ना अपने आंगन में खिले पेड़ पौधों को झूमते हुए देखना, जैसे हमारी औलाद हों, हमारे बच्चे। घर के भीतर आकर कपड़ों के थैलों को सोफे पे रख के पानी पीने लगी। एसी की ठंड ने रूह में जैसे सांसें भर दी हों। तभी कविता की आवाज आने लगी। वो पुकार रही थी, दीदी, सुरैया दीदी। कविता और रोहित करीब साल भर पहले बगल वाले घर में शिफ्ट हुए थे, अपने छोटे से बेटे नीशू के साथ। सुरैया से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने फौरन उठकर दरवाज़ा खोल दिया और कविता के साथ अंदर आते हुए बोली, बाहर कितनी गर्मी हो रही है ना। हाँ सच में, मम्मी कह रही थी कि ये सब हमारे बुरे कर्मों की वजह से हो रहा है। लोग इतने पापी हो गए, इसीलिए साल दर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। कविता का भोला सा चेहरा और ज़्यादा प्यारा लगने लगा। सुरैया दिलचस्पी से उनकी बातें सर हिला के सुन रही थी। अच्छा सुनिए, एक बात बताने आई हूँ। मेरी जेठानी के मायके में कोई डॉक्टर हैं, उनके पास से आज तक कोई मरीज निराश होकर नहीं लौटा। दीदी मेरी बात मान के एक बार उनको दिखा लो ना आप। लेकिन मेरा ट्रीटमेंट तो चल रहा है ना, अगर इनसे फ़ायदा नहीं हुआ तो समीर से कहूँगी कि तुम जिसे बताओगी उसको दिखा देंगे। समझी मेरी गुड़िया बहन? सुरैया ने कविता के गाल छूते हुए कहा। मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि जल्दी से आपकी गोद हरी कर दे, कविता ने दिल की गहराई से कहा। उसके लहजे की सच्चाई आंखों से छलक रही थी। अच्छा तुम बैठो, मैं शरबत लाती हूँ, कहते हुए सुरैया उठ गई। न जाने क्यों दिल अजीब अंदाज में सहम उठता है। ऐसे लगता है जैसे वक्त मुसाफिरों की तरह चलता जा रहा है और साथ ही मेरी उम्मीदें पीछे छूटती जा रही हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उसकी उंगलियां शरबत वाले रंगीन गिलासों को थाम रही थीं और जहन कहीं दूर गुजरे वक्त में खोने लगा था। यादों की ट्रेन का कोई मुकर्रर वक्त नहीं होता, वो जब तब जहन में आकर अनाउंसमेंट करने लगती हैं। सुरैया को याद आ गया जब 11 साल पहले उसकी शादी समीर से हुई थी, तब सारे रिश्तेदारों ने उसकी खुशकिस्मती के गीत गाए थे। समीर जैसा हंसमुख, स्मार्ट और शानदार नौकरी करने वाला लड़का जब सुरैया के नसीब में आया तो उसकी रातें दिवाली के जलते दिए जैसी हो गईं और दिन ईद जैसा मीठा खुशनुमा हो गया। समीर को बच्चों का बेहद शौक था। वो दोनों चाहते थे कि उनकी पहली औलाद बेटी हो। समीर रुमानी लम्हों में सुरैया की लौ देती आंखों में डूब कर कहता, मैंने कोई नेक काम किया होगा कि तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने मुझको मुकम्मल कर दिया है। उसकी बात सुनकर सुरैया के कानों की लवें सुर्ख हो उठती और उसका रोया रोया खुदा का शुक्रगुजार हो जाता। मगर औरत की तकमील तो माँ बनने में है ना। और वो तो, दीदी चलती हूँ, नीशू उठ गया होगा, अभी ढूंढता हुआ इधर ही आ जाएगा, कविता उठते हुए बोली। धूप बहुत तेज है, बाहर फर्श जल रहा है, उसको बाहर मत निकलने दो। मैं शाम को आऊंगी, नीशू के लिए कुछ लाई हूँ। सुरैया के भरे भरे गुदाज लब मुस्कुरा उठे। कविता चली गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आई तो याद आया कि फूफी को कॉल करके उनकी खैरियत पूछनी थी। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था और वो अभी तक फ़ोन नहीं कर पाई थी। मोबाइल उठाते हुए उनका नंबर स्क्रीन पर देखने लगी तो जैसे दिल में कुछ चुभ गया हो, बारीक सी चुभन। न जाने क्यों करीबी रिश्तेदारों से न मिलने का मन होता था, न ही कॉल करने का।
वही सवाल, वही जवाब। वो जवाब देते देते टूट चुकी थी। सच पूछो तो उन जांचती परखती निगाहों से उसे वहशत होने लगी थी। वो खुद से ही नजरें चुराने लगती, जैसे उसने बच्चा पैदा न करके दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया हो। खैर, फोन तो करना ही था। ससुराली रिश्ते वैसे भी रेशम जैसे नाजुक होते हैं। नंबर टच किया तो रिंग जाने लगी। फूफी ने कॉल रिसीव की और खैर खैरियत की बातें होने लगीं। कुछ ही मिनट गुजरे होंगे कि फूफी ने कहा, ए दुल्हन, जरा संजीदगी से अपना इलाज करवाओ। कोई हंसी खेल की बात नहीं है। हमारा तो दिल घबराता है। मर्द की जात में बेवफाई कूट कूट के भरी होती है। हेलो सुरैया, तू सुन रही है ना? वो सुन कहाँ रही थी, वो तो खुद को तैयार कर रही थी। फूफी जो बोलने वाली थी उन बातों को कैसे जान गई थी? ये दिमाग का रेडार भी ना मालूम कितना चौकस है। फूफी आगे बोली, अस्पताल में मेरे साथ ही एक और लड़की का ऑपरेशन हुआ था। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, खूबसूरती में तुमसे 20 ही रही होगी, 19 तो नहीं थी। मगर हाय दिल जला नसीब, बच्चा नहीं हो रहा था तो कमबख्त शौहर ने दूसरी शादी कर ली। ये बेचारी निकाह में थी, मगर सौतन का जहर पीना आसान है क्या? तुम ही बताओ। सुरैया क्या सुनती, क्या बताती। उसने मुख्तसर बात करके फोन रख दिया। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, मगर ख्यालों का क्या? उन्हें डिस्कनेक्ट कैसे करे वो? शाम की ठंडी हवाओं की धुन लॉन में धीमी धीमी गूंज रही थी। नरम पत्ते और शाखें वो संगीत सुन रही थीं जो कुदरत उन्हें सहलाते हुए सुना रही थी। सुरैया को याद आया कि निशु के लिए गिफ्ट लिया है, उसको देना है। सफ़ेद चूड़ीदार कुर्ते पर समीर का लाया बंधेज का दुपट्टा डाले वो कविता के घर गई तो निशु बाहर ही खेल रहा था और रोहित पौधों की तलाश में लगा था। निशु, ये देखो, आपके लिए टिफिन और पानी का बॉटल आ गया, कहते हुए सुरैया ने 3 साल के निशु को गोद में उठा लिया। रोहित ने नजरें घुमाई तो कुछ पल एकटक देखता रहा। नजरें बर्फ जैसी जम गई थीं। सादगी में लिपटी सुरैया जैसे फ्रेंच आर्ट की कोई मुकम्मल तस्वीर लग रही थी। वो जिसके लिए अपने आप निगाहों में एहतराम उतर आए, जिसकी इज्जत में पलकें झुक जाएं। कितनी नफासत भरी है इनके हर काम में। घर की साफ सफाई, साज संवार और हरा भरा लॉन। न जाने क्यों उसे एक पल को समीर से जलन सी होने लगी। अरे वाह, आजकल तो यहाँ बाहर आई है। रोहित भाई, ये कोई नया प्लांट है क्या? सुरैया की खनकती आवाज सुनकर रोहित वापस अपनी दुनिया में लौट आया। उसे प्लांट्स के बारे में बताने लगा। कविता भी आ गई थी और तीनों लॉन में कुर्सी पर बैठे बातों में मगन थे कि तभी निशु के चीखने की आवाज आई। सब उस तरफ भागे तो देखा निशु की उंगलियां दरवाजे में बुरी तरह दब गई थीं और वो दर्द से तड़प रहा था। कविता रोने लग गई। रोहित बच्चे को गोद में लिए गाड़ी की ओर बढ़ा तो सुरैया ने निशु को अपनी बाहों में ले लिया और सीने से चिपका लिया। धुआंधार रोती हुई कविता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो निशु की हथेली देख पाती। सुरैया ने उसे समझाया कि बस चंद लम्हों की बात है, अभी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। इलाज करवाते हुए थोड़ा वक्त लग गया। वापस आते हुए निशु आराम से सुरैया की गोद में सो गया था। कविता निशु के सर को हल्के हल्के सहला रही थी। न जाने क्यों उस वक्त सुरैया की आंखों से 2 बूंद टपकी और सोए हुए निशु के बालों में जज्ब हो गईं। ये कैसे आंसू थे? महरूमी के या निशु को देखते हुए अचानक दिल में ममता जाग पड़ने के आंसू? उसका दिल चाह रहा था कि निशु उसकी गोद में सोता रहे, यूं ही बेखबर। हादसे लम्हों में घटते हैं और दिनों तक अपना निशान छोड़ जाते हैं। उनका घर आ गया था। निशु को कविता के कंधों पर सुलाकर सुरैया अपने आशियाने पर पहुंची तो दरवाजे का ताला खोला। ताला खोलने के साथ ही एहसास हो गया था कि समीर अब तक नहीं आया था। जैसे कितनी सारी थकान ने उसको जकड़ लिया हो। कॉफ़ी पीने की तलब हुई तो फेंटते हुए उसे याद आया कि समीर के साथ शाम की कॉफ़ी पिए कैसे ज़माना हो गया था। तरक्की होना, ऊंचे मकाम तक पहुंचना समीर का ख्वाब था, मगर वहां तक पहुंचने में कितने नाजुक से लम्हे दम तोड़ देते हैं ना। वो कामयाबी के रास्ते पर दौड़ता जा रहा था और पीछे सुरैया की नन्ही खुशियां थक कर कहीं दूर बैठ गई थीं। देर रात समीर घर आया तो रोज की तरह वो मुस्कुरा नहीं सकी। उसके चेहरे पर संजीदगी की चादर फैली थी। समीर फ्रेश होकर आया तो बोला, क्या बात है, बहुत चुप चुप हो? नहीं तो, सुरैया ने टेबल लगाते हुए कहा। भाई, खूबसूरत चेहरे उदास रहें तो उनकी कीमत बढ़ जाती है।
कहीं आप अपनी कीमत बढ़ाने के चक्कर में तो नहीं है? सुरैया हंस दी। सॉरी यार, आजकल लेट हो जाता हूँ। जब से विजय सर की बेटी ने कंपनी संभाला है ना, काम बहुत हो गया है। ऑफिस में एक मैं हूँ जिन पे उनको पूरा ट्रस्ट है, इसलिए उनका काम भी मुझको देखना पड़ रहा है। यार कमाल की इंटेलिजेंट औरत है। कहते हुए समीर सूप पीने लगा। सुरैया कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसे न जाने क्यों रोहित की कही बात याद आ गई जब वो निशु को प्यार करते हुए कह रहा था, आजकल ऑफिस में वर्कलोड बढ़ गया है, लेकिन कैसे भी काम निपटा के सीधा घर आ जाता हूँ। निशु मेरा वेट करता है। तो क्या समीर के पास जल्दी घर आने की कोई वजह नहीं है? उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती हूँ कि उसको घर में सुकून का एहसास हो, फिर भी उसका मन घर आने के लिए बेचैन क्यों नहीं हो उठता? सुरैया ने यूं ही बात करने के लिए निशु का जिक्र छेड़ दिया। उसे कैसे चोट लगी, कैसे डॉक्टर के यहाँ गए। समीर हाँ हूं करके सुनता रहा, फिर आखिर वो भी चुप हो गई। इधर कुछ महीनों से उसके और समीर के दरमियान सिर्फ डाइनिंग टेबल तक की बातें रह गई थीं। खाना खाते हुए वो छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए जुमले एक दूसरे तक पहुंचाते और पूरे दिन का थका हुआ समीर बिस्तर पर जाते ही सो जाता। कितने दिन हो गए थे समीर ने उसको प्यार भरी निगाहों से देखा नहीं था। सुरैया को उसके सीने की पनाह में छुपे न जाने कितनी रातें बीत गई थीं। हालांकि वो उसकी मसरूफियत समझती थी, मगर ये बेवकूफ दिल नहीं समझता था ना। वो उसके प्यार की मुहर अपने माथे पर महसूस करना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि आजकल उसे एक अनजाना डर लगता है। उसे लगता है कि रोज वो थोड़ी सी अधूरी होती जा रही है। उसे वो ख्वाब बताना चाहती थी जिसमें एक बच्चा उसकी और समीर की तरफ हाथ बढ़ाता है, मगर सुरैया करीब जाती है तो वो बच्चा गायब हो जाता है, जैसे आज निशु उसकी गोद से वापस चला गया था। कभी कभी यूं लगता है जैसे जिए जाने की कोई खास वजह नहीं है। सब एक बने बनाए तयशुदा नियम के तहत चल रहे हैं। सूरज को निकलना है, शाम को डूब जाना है, और रात स्याह चादर में रोज लिपटी हुई आती है और रोज उसे वापस हो जाना है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे बिना किसी मकसद के। सुरैया जैसे कुदरत की तरफ से किसी अचानक आई खबर का इंतजार कर रही थी, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती। न जाने क्यों आजकल ऐसे ख्याल सताने लगे थे। आज कविता ने कॉल किया था, बुला रही थी। इडली बनाई थी उसने। सुरैया ने बाल धोए थे, लंबे भीगे बालों ने न सूखने की कसम खा ली थी। उसने यूं ही पीठ पे बिखरा रहने दिया और लाइट ब्लू शिफॉन की साड़ी पहनकर हल्की लिपस्टिक लगा ली। कविता के घर में कदम रखते ही निशु चहक के उसकी तरफ दौड़ा और साड़ी से लिपट गया। हंसती हुई सुरैया उसे लेकर किचन में गई तो कविता नारियल की चटनी बना रही थी। रोहित उसकी मदद कर रहा था। कविता ने रोहित को और सुरैया को ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा। रोहित ने सुरैया को देखा। आज साड़ी में लिपटी जैसे संगमरमर की तराशी मूरत लग रही थी। कविता ट्रे उठाने आई और बोली, दी साड़ी में आप गजब ढा रही हो, बहुत सुंदर लग रही है सच में। सुरैया मुस्कुरा उठी। तभी रोहित ने कविता से कहा, तुम कुछ सीखो इनसे। घर भी चमकाए रहती हैं और गार्डन तो शानदार है ही, और सबसे बड़ी बात खुद को मेंटेन रखती हैं। खूबसूरत होना और साथ में खुद को फिट रखना बड़ी बात है। सुरैया झेप रही थी, इतनी सारी तारीफें एक साथ। दोनों की बातें सुनकर उसे हंसी आ रही थी और कहीं न कहीं अच्छा भी लग रहा था। लेकिन तभी कविता ने रोहित से हंसते हुए कहा, हाँ तो दीदी के अभी बच्चे नहीं है ना, जब हो जाएंगे तब देखना, ऐसी नहीं रहेंगी। बच्चे होने के बाद शरीर में बदलाव आ ही जाते हैं। तुम ना हर समय मुझको चिढ़ाया मत करो। उसकी बात सुनकर रोहित भी हंस पड़ा, मगर सुरैया नहीं हंस पाई। उसे एक अजीब सी शर्मिंदगी के एहसास ने घेर लिया, जैसे उस पे सब चारों ओर से हंस रहे हैं। जैसे उसकी सारी खूबियां दरअसल खूबियां नहीं हैं, बल्कि उसकी महरूमी को छुपाने का जरिया हैं। उफ, सुरैया की पेशानी के रोएं झिलमिला उठे। अब न कविता से बात करना अच्छा लग रहा था और न ही निशु की भोली बातें उसे बांध पा रही थीं। जैसे तैसे उसने कुछ खाया पिया और समीर के आने का बहाना करके घर आ गई। घर आते ही वो जैसे कटे पेड़ सा सोफे पर ढह गई। उसे हैरानी हो रही थी, उसे आखिर गुस्सा या दुख किस बात पे हो रहा था? क्या वो सचमुच एक बेजान दरख्त है जिस पर नई पत्तियां भूले से नहीं आती और ऐसे ही एक दिन वो ठूंठ बन जाता है? क्या वो भी? ये मुझे क्या हो रहा है? समीर तुम आते क्यों नहीं? न जाने क्या हुआ, सुरैया की आंखें बरस उठीं। चेहरा जज्बात का आईना होता है।
लाख छुपाए मगर भीतर का दर्द उभर ही आता है। ये फरेबी दिल कहाँ कहाँ ख्वार करे कुछ पता नहीं। समीर आ चुका था। आज उसका मूड बड़ा फ्रेश सा हो रहा था। कोई नई धुन गुनगुनाते हुए उसने कोट सोफे पर रखा और साड़ी में लिपटी सुरैया को देखकर वैसे ही सीटी बजाई जैसे शादी के शुरुआती दिनों में बजाया करता था। और उसके सीटी बजाने पर वो हंस के शरारत से कहती, जरूर खानदानी सीटी बाज रहे होंगे आप, सरेराह लड़कियों को देख के फिक्रे उछालने वाले आशिक हैं। उसकी बात सुनकर समीर दिल टूटने की बुरी एक्टिंग करता, जिसको देखकर वो खिलखिला कर हंस पड़ती। मगर आज वो चुपचाप रोज वाले काम करती रही तो किचन में हॉट पॉट उठाती सुरैया को समीर ने एकदम से खींचकर खुद के करीब कर लिया। परफ्यूम की भीनी महक ने जैसे सुरैया के होश गुम कर दिए। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो पकड़ और भी मजबूत हो गई। हमारी नीली परी को हमसे दूर जाने की इजाजत नहीं है। समीर ने उसके बालों में चेहरा छुपा लिया तो न जाने क्या हुआ, सुरैया फपक के रो पड़ी। समीर हैरान होकर उसे देखने लगा। फिर उसे सोफे पे बिठाया मगर सुरैया की हिचकियां कम नहीं हो रही थीं। प्लीज चुप हो जाओ ना, मुझसे शिकायतें ना तुमको, मैं वाकई बुरा हूं, यूं खुद को तकलीफ मत दो खुदा के लिए। कहते कहते समीर एकदम रुआंसा हो उठा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था जैसे अभी रो पड़ेगा। सुरैया कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस चुपचाप समीर के सीने से लगी अपनी गुजरी तमाम उदास रातें आंसुओं के रास्ते वहां उतार रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों नॉर्मल हुए तो समीर बोला, यार पिछले कई दिनों से तुमको उदास देख रहा था। आज मैं तुमको सरप्राइज देने वाला था मगर तुमने तो मुझको डरा ही दिया। सुरैया ने रोई रोई गुलाबी निगाहें उठाई तो वो बोला, 2 दिन बाद अपनी फ्लाइट है। अपनी बीवी के साथ हसीन वादियों में खो जाना चाहते हैं हम। क्या हमारे साथ जाना कबूल करेंगी आप? समीर फिर पहले की तरह ड्रामा करके बोला तो सुरैया हंस दी। समीर, मैं तुम्हें बच्चे की खुशी नहीं दे पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, बोलो। समीर सारी बात समझ गया और सुरैया के माथे को चूम के बोला, मेरे लिए तुम अहम हो, तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बेहद खुश हूँ सुरैया। अगर तुम किसी बच्चे का साथ चाहती हो तो यतीम खाने से कोई बच्चा ले लेंगे। ऐसा बच्चा जिसने माँ बाप खो दिया हो उसको हम समेट लेंगे। समीर बोलते हुए रुककर सुरैया की आंखें पढ़ने लगा, फिर बोला, अब समझा तुम्हारी उदासियों का सबब। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए सुरैया, तुम समझ रही हो ना? सुरैया ने रुंधे गले से कहा, पर उसके होठों पर खिलने वाली हंसी बता रही थी कि वो सारी बातें समझ चुकी थी। उसके भीतर छाया बेवजह का उदास मौसम धीरे धीरे बहार में तब्दील हो रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।